अच्छा, जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपके पास इस तरह के फोल्डर्स बन जाते हैं। ऐप के नाम से एक फ़ोल्डर बन जाते हैं जब इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये और ये 4 जो फोल्डर हैं, ये वाला क्या कर दिया। अच्छा, ये आपका सॉफ्टवेयर है, ओरेकल का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी फाइल्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन है और जो भी है फाइल्स है वो पड़े हैं। जो आपके एक्चुअल डेटाबेस के फाइल्स हैं वो यहाँ पड़े होते हैं। ठीक है, ये मैंने 2 डेटाबेसेस क्रिएट किए, उसमें आपका ये डेटाबेसेस हैं, इसके फाइल्स है एक्चुअल। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंस फाइल है, इसमें इधर उधर हो जाते हैं तो आपको इशू आ जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर में कोई इशू आता है तो आप जस्ट उसको रीइंस्टॉल करके वो भी ठीक हो जाती है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें फाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो आपका डेटा पड़ा होता है, जो आप लोग कुछ करते हैं वो मतलब कोई टेबल वगैरह के, तो उसके लिए ये एक डेटा फाइल है, इसमें पड़े होते हैं डेटा आपका। ठीक है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता एलेबोरेट करेंगे और डिफाइन करेंगे क्या चीज़ है और किस तरह इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, आप पहले जब डी इंस्टॉलेशन करते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट में आते हैं और यहाँ पे डीबी होम में ये आपके सारे फोल्डर्स पड़े होते हैं। एक फोल्डर इसमें होता है डी इंस्टॉल का फोल्डर है, ये वाला। ठीक है, इसको डी इंस्टॉल का .bat के नाम से एक बैच फाइल पड़ी है। इसको आप जब आप विंडोज 7 पे करेंगे तो आप मस्ट विंडोज़ पे करेंगे तो आप रन एडमिनिस्ट्रेटर क्या करें। लाइनक्स में इशू नहीं देता, लाइनक्स में कोई एडमिनिस्ट्रेटर की इशू नहीं देता, क्योंकि अपना ओरेकल का यूज़र होता है और वो सब कुछ कर रहा होता है, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटर की राइट्स की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको मजबूरन ये करने पड़ेंगे। इसमें कुछ ऑप्शन आते हैं, शायद आपको अभी समझ ना आए लेकिन लेटर ऑन आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट इसने कहा है तो इसको यस करना है। ठीक है, इसने देखो एक कहा है कि आपका डेटाबेस है, स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ डेटाबेस नेम डेटा कॉन्फ़िगर इन द ओरेकल होम। ओरेकल होम में आपके पास कौन से डेटाबेस का, इसने एक उठाया है TSDB। ठीक है, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, थोड़ा भी समझ आए ना तो बहुत है इसका। देखो ये एक TSDB पड़ी हुई है, दूसरा मेरे ख्याल में ये रीडो फाइल की ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, सिर्फ एक डेटाबेस। अगर यहाँ पे 2 होते हैं ना, आपने 2 क्रिएट किए तो दोनों यहाँ पे शो हो जाते हैं। नहीं तो आपने फिर बताना होता है कि 2 डेटाबेस मेरे चल रहे हैं। कहीं कहीं भी 3-4 डेटाबेस बने होते हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, 3-4 डेटाबेस चल रहे होते हैं। ठीक है, मैंने कहा हाँ यही है। फिर वो कहते हैं द डिटेल्स ऑफ डेटाबेस TSDB हैज़ बीन डिस्कवर्ड ऑटोमेटिक, उसने डिस्कवर किया। डू यू स्टिल वांट टू मॉडिफाई द डिटेल्स ऑफ TSDB डेटाबेस, कहते आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं अब भी। मैं कहा नहीं, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिया है नो, तो मैं भी कहता हूँ यस। तो एंटर जस्ट एंटर करोगे तो खुद ही चले जाओ। we कहते डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। हम 1-2 क्लास में थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, जब आपको इर्द गिर्द के क्राइटेरिया की समझ आ जाए, मतलब बाउंड्री समझ जाए डेटाबेस की, फिर हम ज़रा तेज़ चलेंगे। ठीक है, तो आपने फिर साथ देना है। ठीक है, मेरे कंप्यूटर से मैं करता हूँ एक डाउनलोड, मेरा एक फ़ाइल था उसको मैं डाउनलोड करूँ। मैं लेटेस्ट डाउनलोड करा था, मेरे पास था एक ओल्ड वर्जन था, तब तक ये करने दें। मैं जाता हूँ शायद ये तो डाउनलोड हुआ है।
यहाँ आपको हर वर्जन मिल जाएगा ओरेकल पे, ठीक है। हम इस पे काम करें। माइक्रोसॉफ्ट पहला फाइल तो पड़ी है, दूसरी को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड कर रहे सर, ये सर 1 मंथ के या नहीं एक्सपायर नहीं। अच्छा मैं कर दूंगा। यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है और मेरे साथ जो रूम में है वो नेट है नहीं, तो इसी वजह से ये देखो 3-4 दफ़ा मैंने शुरू किया वो कैंसिल हो गया है। तो मैं 32 भी कर देता हूँ। मेरे पास 32 होगा, है मेरे पास 32। अभी इंस्टॉल हो गया आई थिंक, देखते पूरा हुआ है कि नहीं। हाँ हो गया। अब इसको चेक करते हैं रीनेम करके, अगर ये नहीं हो रहा तो हाँ हो गया। जब रीनेम हो गया इसका मतलब इसके सारे सर्विसेज बंद हैं, ठीक है, ख़त्म हो गया। इसको जस्ट डिलीट करो, इसके रिलेटेड फोल्डर्स भी हैं ये भी डिलीट करता हूँ। इसके फाइल्स नींद आ रही है सबको। क्यों हैं? अभी से नींद आ रही है। इसको ज़रा कॉपी करने दें, मेरे पास अभी था नहीं, टाइम में हो जाएगा। अभी जिसके सिस्टम में है ना उनको रिस्टार्ट कर दें, इंस्टॉल करें। यहाँ पे सबके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ होगा उसको इंस्टॉल कर दें। नहीं वो जो भी इंस्टॉल का फोल्डर वहाँ जाके इंस्टॉलेशन डाला इंस्टॉल हुआ ऑलरेडी। गेस्ट खोला ना, गेस्ट खोला हाँ इसको डिफाइन कर दे। आपने नहीं करनी है तो उसके बाद
सर ये लिसनर क्या नाम है? हाँ एंटर करें सिर्फ। हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया। अभी मैं 32 बिट इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो वजह ये है कि मेरे पास 64 बिट का नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल मैं 32 बिट से काम चला रहा था, फिर उसके बाद मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। किधर गया? ये आपके पास सेटअप एक्जी है, ठीक है। अगर लाइनक्स करनी होगी, किसी ने लाइनक्स पे इंस्टॉलेशन करी हो, तो उसके लिए अलग और ओरेकल के फ्लेवर है, ठीक है। उसमें यहाँ पे आपको रन इंस्टॉलर नज़र आ जाएगा और उसका सॉफ्टवेयर भी अलग है, ठीक है। और आपने डाउनलोड करना है ओरेकल 11G फॉर लाइनक्स, ठीक है। विंडो के लिए अलग होते हैं, लाइनक्स के लिए अलग होते हैं, ठीक है। इसको सिंपल आपने डबल क्लिक करना है एक्जी पे और आपके पास अभी आ जाएगा सेटअप। होंगे किसी में, बल्कि मोस्टली होंगे सेटअप में, आप देख ले सारों में ओरेकल डेटाबेस के सेटअप पड़े होंगे। ये कोई वार्निंग शार्निंग देते तो इसको खैर आप यस करेंगे, कंटिन्यू कर दे सिर्फ। ठीक है। जब आपने ओरेकल का लाइसेंस किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं लिया होगा, तो आप यहाँ पे उसका पासवर्ड वगैरह नहीं देंगे, ये चेक हटा दें, ठीक है। और जस्ट नेक्स्ट करेंगे। ये लिखते हैं क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ डेटाबेस, इंस्टॉल डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओनली, अपग्रेड एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, है ना। हाँ हाँ, अभी इंस्टॉलेशन देख लें, उसके बाद में आपको दे दूँगा। ये तीन ऑप्शन दे रहे हैं। एक है ओरेकल कॉन्फ़िगर डेटाबेस, तो
जब आप करेंगे पहले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक तो आ जाएगा ओरेकल का सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको हम प्रोडक्ट वगैरह जो कहते हैं, इसके अंदर जो सब डायरेक्टरीज होते हैं ये आपका सॉफ्टवेयर है। दूसरा एक फोल्डर बन जाता है जिसको कहते हैं ओरा डाटा, उसमें आपके डेटाबेस के फाइल्स होते हैं। अगर आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा और ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप कहेंगे सिंपल सॉफ्टवेयर तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपने डेटाबेस खुद ही से क्रिएट करना है। उसके लिए यूटिलिटीज यूज होती हैं, उसको हम कहते हैं डीबीसी है। इसके बाद हम इसको क्रिएट करेंगे, पहले ये पहला चेक कर दें। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, को थोड़े इश्यूज आ रहे हैं तो वही आपको अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड पे चेक करेंगे तो आपका जो इशू है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वो स्टूडेंट मुझे कह रहे थे, इधर देखे, यहाँ से आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये चेक यहाँ पे होता है, ये चेक हटाना है आपने, ठीक है। ये कहते आपने ईमेल नहीं दिया, हमें ईमेल की ज़रूरत नहीं है। अभी आए कन्फिगर क्रिएट एंड कन्फिगर है डेटाबेस, तो मैं कहते हैं हाँ बस नेक्स्ट कर दें। अब दो चीज़ आते हैं, डेस्कटॉप क्लास या सर्वर क्लास, ठीक है। अब सर्वर पे कन्फिगरेशन करेंगे तो सर्वर क्लास करेंगे। इसमें एक सर्वर रिलेटेड फीचर्स होते हैं जो उसके लिए ज़रूरी होते हैं, तो आप सर्वर क्लास करेंगे। अभी हम डेस्कटॉप की क्लास कर देते हैं। ये मैंने 3-4 दफ़ा नेक्स्ट बटन दबाया तो उसका एरर दे रहा है, ठीक है। ओरेकल बेस जहाँ आपका ओरेकल इंस्टॉल होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर लोकेशन जहाँ पे ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, कहाँ पे है, यानी प्रोडक्ट 11.2 DB होम 1, ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर होगा। डेटाबेस लोकेशन ये आप सब अलग-अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ओरेकल का फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर है कि आप इस तरह रखेंगे, ठीक है। डेटाबेस एंटरप्राइज एडिशन है, इसमें 3 और भी है, स्टैंडर्ड एडिशन है और पर्सनल एडिशन है, ठीक है। हम एंटरप्राइज ही करते हैं। और ये कैरेक्टर सेट है, यूनिकोड, और ये जो जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ है उनको शायद इस कैरेक्टर सेट का भी पता हो, जो कीबोर्ड से ही कैरेक्टर सेट लेता है, ठीक है। और यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। मैं इसको देता हूँ टेस्ट DB, ठीक है। यहाँ पे जो ओरेकल बेस है उसका मैं अपना ज़रा इसको मैंने चेंज कर दिया, तो सॉफ्टवेयर लोकेशन भी चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। और डेटाबेस लोकेशन भी एप और ओरा डाटा होगा। आपके ओरा डाटा में डेटाबेस के फाइल्स पड़े होंगे, क्लियर है। मैंने अपने डेटाबेस का नाम है HDB और मैं पासवर्ड आप कम्प्लेक्स देंगे, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स और न्यूमेरिक्स, इसकी कंबाइनेशन आप देंगे इसको। यहाँ तक क्लियर, नेक्स्ट कर देता हूँ। बस यहाँ तक आपकी सेटअप कंप्लीट होकर आप जस्ट फिनिश करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, उसके बाद आपका डेटाबेस क्रिएट होगा, ठीक है। सेटअप ही नहीं पड़ा हाँ नहीं करते हैं, मैं लाता हूँ अभी इंस्टॉलेशन देख लें, ठीक है।
अभी 4 घंटे है, दिमाग खराब हो जाएगा। ब्रेक भी ब्रेक है ये वैसे जहाँ पूरा डेटाबेस हो उसका ठीक है, और डेटाबेस किसी बार हटा देते ओरेकल का डिफॉल्ट आर्किटेक्चर होता है नहीं जा रहा सरल बेस की यहाँ स्किल सर्वर पे काम किया तुमने? स्किल सर्वर पे वो ज़्यादा ग्राफिकल है, ये सारा कमांड है, वो ज़रा उस पे राइट क्लिक करके आप सब कुछ करेंगे। मतलब उसके अंदर से सीखते कैसे काम सर ये सेटअप पड़ा हुआ है सर्वर पर, सेटअप पड़ा होता है इसमें सर्वर पे सर्वर को एक्सेस कर दिया नहीं इसे चेक कर, मैंने कहीं यहाँ से अच्छा, शेयर अच्छा, कर देता ठीक है तो वो देखा मैं पहले से काफी कर ली वो तो इंस्टॉल हो रहा है मेरे पास। उनको कौन से आईपी पे पड़ा हुआ है ये सर आई नहीं PCI PC 1 किसी का किसी और का विन में सी किसी को ना अच्छा आपके पास सेटअप नहीं है सेटअप हाँ और भी कुछ जेल हेलो ऐसे क्यों देख रहे हो यस करो क्या कह रहे हैं
लेकिन वो हो जाता है, लेकिन असल में हम जो आपस में नेटवर्क से कनेक्ट है इसके बाद देखिए ये आपका DBC है, उसने डेटाबेस क्रिएट करना शुरू किया है। ये 3 फाइल्स होते हैं डेटाबेस में जो आपके क्रिएट होते हैं, ठीक है। उसके पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद ये क्या चीज़ है, जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो आपके पास एक यूज़र आ जाता है, उसको कहते हैं एसएस यूज़र। ये आपका पावर यूज़र होता है, ठीक है। मतलब जितने इख्तियारात होते हैं एसएस यूज़र के पास होते हैं। ये जब आप इंस्टॉलेशन हो जाती है तो ये यूज़र बना होता है। इसके अलावा और यूज़र भी हैं।
आप जो भी मतलब काम वगैरह करेंगे सिस के थ्रू, जो राइट्स वगैरह होते हैं ना, राइट्स मैनेजमेंट होता है या कोई बैकअप शेकअप जो भी करना होगा वो सिस से करेंगे। तो यूज़र को राइट्स देने वो ये करता है, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा होता है सिस्टम यूज़र भी होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से यूज़र होते हैं, जैसे लाइक HR यूज़र है, कार्ड यूज़र है और भी यूज़र हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़र लॉक होते हैं, जब इंस्टॉलेशन कर देते हैं ना तो ये यूज़र लॉक होते हैं। सिंपल यूज़र ऐसे कहते हैं आपके टेस्टिंग के लिए, ठीक है। इसके अपने टेबल्स होते हैं, इसके अपने टेबल्स होते हैं, इसके अपने और इसके अपने। स्कॉट यूज़र होता है, ठीक है। इसके जो टेबल है वो इस यूज़र को नज़र नहीं आते, इसके है इसके नज़र नहीं आते। हर यूज़र को अपने अपने टेबल सिर्फ नज़र आते हैं, ठीक है। किसी और यूज़र का वो टेबल एक्सेस कर सकता है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल वो देख नहीं सकती। जब आप इंस्टॉलेशन कर देते हैं तो आपने स्टेप क्या करने हैं, आपने SQL प्लस ओपन करना है, ठीक है। और इसमें आपने लिखना है ये इसका प्रिविलेजेस है, ठीक है। इसमें सब कुछ इसको असाइन है। तो आप जब भी इस यूज़र को लॉगिन करेंगे तो ये साथ लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड अभी आप इंस्टॉलेशन के दौरान दे रहे हैं, ठीक है, ये पासवर्ड आप देंगे उधर। तो आप sysdba के एरिया में आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमने क्या दूसरा स्टेप क्या करना है, sysdba जी SQL प्लस, ये प्रिविलेजेस होते हैं। sysdba एक रोल है जिसमें इसके प्रिविलेजेस होते हैं, इसके अलावा ये कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। हम काम करेंगे इस यूज़र पे या इस यूज़र पे, दोनों की टेस्टिंग वगैरह जो प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो आप इस यूज़र पे करेंगे। तो ये यूज़र लॉक होता है। तो जब आप ये आपका सिस का एरिया है, मैंने कहा तो जो भी आप काम करेंगे सिस से करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट्स पे काम करेंगे तो स्पेसिफिक यूज़र में जाओगे। अभी ये लॉक है तो ये कौन अनलॉक कर सकता है, सिर्फ सिस यूज़र आपका अनलॉक कर सकता है, बाकी कोई यूज़र इसको अनलॉक नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने कमांड चलानी है अल्टर यूज़र, लाइक स्कॉट यूज़र है स्कॉट, ठीक है, ये यूज़र का नाम है। आप फिर करेंगे आइडेंटिफाइड बाय, आइडेंटिफाई बाय का मतलब है कौन सा पासवर्ड देना है, ठीक है। तो मैं स्कॉट देता हूँ, स्कॉट पासवर्ड भी है इसका, या कोई और देता हूँ, लाइक जो अक्सर यूज होता है टाइगर देता हूँ, ठीक है। ये इसका पासवर्ड हो गया। और फिर लिखता हूँ अकाउंट अनलॉक, ये क्वेरी चलाऊंगा तो ये यूजर अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे आप टर्मिनेशन साइन लगाएंगे, इसका मतलब है ये क्वेरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इस ये आप करोगे तो ये आपका यूजर ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। फिर आप इस यूजर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए इस यूजर के अंदर आपने जाना है। अभी देखते हैं क्रिटिकल बात, जरा गौर से देखना, ठीक है।
ठीक है, SQL प्लस है ये, इसको मैंने ओपन कर दिया। ये आपके पास SQL प्लस का एक, इसके थ्रू आप डेटाबेस पे मैनेजिंग करेंगे, आप उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, ये एक वे है जिसके थ्रू आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करोगे। इसी नजर आ रही है। और मैंने क्या कहा था कि सिस के यूजर से लॉगिन होंगे। ठीक है, अब मैं पासवर्ड देता हूँ, हो गया कनेक्ट। मैं उसके यूजर के एरिया में, सिस के यूजर के एरिया में आ गया, वो ही पासवर्ड दोगे। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इस कार्ड का यूजर को मैं अनलॉक करूँगा। मैंने क्या करना है, अल्टर यूजर स्कॉट आइडेंटिफाइड बाय टाइगर अकाउंट अनलॉक, हो गया अनलॉक। तो दो बातें हैं, आप सिस के यूजर में हैं, आप सिस के यूजर से किसी सब यूजर से जाना चाहते हैं, तो सिस से आप किसी यूजर में भी जा सकते हैं। लाइक समझो आपके एक बड़ा घर है, उसमें फिर कमरे हैं। ठीक है, तो आप घर के अंदर जाते हैं तो फिर किसी कमरे में भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप किसी कमरे में जाते हो तो फिर वापस आप बड़े घर में नहीं आ सकते। ठीक है, इसके आप उस यूजर से एग्जिस्ट करोगे तब जाके आप वापस सिस यूजर में आओगे। ठीक है, तो आप हम इस यूजर में है, अभी मैं जाता हूँ इस यूजर में, स्कॉट में, तो समझो मैं इसके अंदर आ गया स्कॉट के यूजर में। ठीक है, तो मैंने अगर वापस यहाँ से जाना है तो मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता, यहाँ से मैं एग्जिस्ट करूँगा और फिर यहाँ से वापस ट्राई करूँगा इस यूजर पे। ठीक है, अभी मैं कौन सी यूजर में हूँ, सिस यूजर में। आपको कैसे पता लगे मैं किस यूजर में हूँ, तो आप करेंगे सिर्फ ये करें शो यूजर, आपको बता देगा कौन सी यूजर पे आप हैं। ठीक है, मैं अब स्कॉट के यूजर से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से सिंपल लिखूंगा कनेक्ट स्कॉट। आप यहाँ स्लैश डालेंगे तो इसका मतलब है इसके साथ पासवर्ड मैंने लिखा था टाइगर, मैं उस यूजर में है। अब आप शो यूजर करेंगे तो आपको स्कॉट का यूजर नजर आएगा। अब मैं दोबारा जाता हूँ सिस के यूजर में, कनेक्ट सिस एस सिस DBA। कनेक्ट हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। इसको मैं देखूंगा, इस तरह नहीं हो सकता। नहीं, इसको मैं देख लेता हूँ, इसको कोई राइट्स मिला होगा। अच्छा, अभी इस कार्ड के यूजर में हूँ और इसके मैंने देखने हैं कि इसमें कौन से ऑब्जेक्ट्स का पता है। एक यूज होता है स्कीमा, यूज क्या होगा स्कीमा। अब मैं हूँ स्कॉट का, तो मैं कहता हूँ स्कॉट का स्कीमा का मतलब है उसमें जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम स्कीमा कहते हैं, उस पर्टिकुलर यूजर का। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं आपके टेबल्स, आपके व्यूज, आपके ट्रिगर्स, आपके प्रोसीजर्स, फंक्शंस, पैकेजेस, ये सारे आपके ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। इन सारों को मिला के आपके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं और इस ऑब्जेक्ट्स को हम स्कीमा कहते हैं, इस पर्टिकुलर यूजर का। क्लियर हो गया सर? इसका कनेक्ट यूजर /tagger हाँ, अब ये मैं नहीं बता रहा था। @ आप क्यों मतलब आप कहते कि @ देनी चाहिए ना,
थ्रेड में ये होता है कि आपके पास मल्टीपल डेटाबेस चल रहे हैं, ठीक है। हमने कौन सा डेटाबेस बनाया, SDB, ठीक है। तो लाजमी इसके अपने यूजर है ना, HR है, स्कॉट है, या आपने जो बनाया अली यूजर है, ठीक है। अभी दूसरा डेटाबेस हमने DBCS से दूसरा डेटाबेस क्रिएट किया, लाइक आपने कहा ORCL दूसरा डेटाबेस है, ठीक है। दूसरा डेटाबेस आपने क्रिएट लाजमी है उसके भी HR यूजर होगा, स्कॉट यूजर होगा, और इस तरह और भी यूजर होंगे। अब आप करेंगे Scott/Tiger, ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। आपको क्या पता है ये इस डेटाबेस से कनेक्ट है या इस डेटाबेस से कनेक्ट है, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको मल्टीपल डेटाबेसेस मिलेंगे। अभी ये कंसेप्ट मैं बाद में क्लियर करा था, इस बंदे स्टूडेंट ने पूछा तो इसलिए मुझे क्लियर करना पड़ा। तो फिर आप क्या करोगे, इस स्पेसिफिक डेटाबेस का नाम दोगे, ठीक है। इसके साथ आप लिखोगे @testdb, तो इस डेटाबेस के यूजर से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये नहीं देते हैं, ये देते हैं, तो आप फिर करोगे ORCL, क्लियर हो गया। ये उस वक्त में देते हैं जब आपके पास सिर्फ एक डेटाबेस हो, तो आपको पता है कि डेटाबेस है उसी से कनेक्ट होगा, तो फिर आपको ये देने की जरूरत नहीं, क्लियर हो गया। सर इनकी प्रिविलेजेस में क्या डिफरेंस है, स्कॉट यूजर और यूजर? इसमें मतलब इसके अपने ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस होते हैं और सिस्टम प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस पे आपने कौन से प्रिविलेजेस है, सिस्टम बेस। जो अभी मैंने अल्टर कमांड चला है ये असल में सिस्टम प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। तो हमने बात जो हमारे पास यूजर होते हैं हम उसको हर चीज से रिलेटेड प्रिविलेजेस देते हैं, ठीक है। जैसे रियल एनवायरनमेंट में मतलब ये जो लोग होते हैं उनके अपने राइट्स होते हैं, तो इस तरह इसमें भी आपको यूजर को किसी को आप कहेंगे कि ये बंदा सिर्फ रिपोर्टिंग कर सकता है, तो रिपोर्टिंग के लिए आपको सिर्फ सेलेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इन डेप्थ अभी नहीं जा रहा हूँ इसलिए आप कंफ्यूज थोड़े हो जाएंगे, जैसे जैसे आएंगे तो आपको मैं सब कुछ डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने इस यूजर के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, मतलब टेबल्स देखने हैं, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेब, तो अब उसके टेबल दिखा देते हैं कि इसमें कौन कौन से टेबल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा मैं किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहता हूं, तो मैं करूंगा ये यूजर का, डेटाबेस में तो बहुत टेबल्स होते हैं, ये उस पर्टिकुलर यूजर का सिर्फ बता रहे हैं, स्कॉट यूजर जो है, ठीक है। ये बने बनाए हैं ये प्रैक्टिस के लिए, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई जगह पे काम करते हैं उसके अपने टेबल्स बने होते हैं, अपने यूजर होते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर इस टेबल मतलब एम्प्लॉय टेबल्स का मैं स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ, तो मैं डिस्क्राइब MP करूँगा और एंटर करूँगा, तो आपको उस के कॉलम्स और उसका टाइप दिखा देगा कौन सा कॉलम है और कौन सा। अगर इस टेबल के अंदर मैं डेटा देखना चाहता हूं तो मैं करूंगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम MP और मैं टर्मिनेशन साइन लगा दूंगा, ठीक है। तो आज के अंदर जो डेटा पड़ा है वो आपको शो कर देगा, ठीक है। कुछ ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा, डिस्क्राइब MP ये जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर बता देता है, ठीक है। डिस्क्राइब MP से आप किसी टेबल के स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये आपको ये यूजर पहले से ओरेकल ने बनाए प्रैक्टिस के लिए और टेस्टिंग के लिए, सिंपल स्कीमा इसे कहते हैं, ठीक है। ये सर ये मुझे तो सर 497 ये आप सिस के यूजर से कर रहे हैं, वो यूजर देखना हो तो शो यूजर करना है ना, नहीं सर टेबल्स का डाटा देखना हो, टेबल्स का डेटा देखना हो तो आपने करना है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम MP,
सर ये आपकी तरह शो नहीं कर रहा है। चेक करता हूँ। स्लाइड कर रहा हूँ। आप एल करोगे तो आपको जो लास्ट क्यूरी आपने चलाई है वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, एल प्रेस करोगे, एंटर करोगे तो आपको जो लास्ट क्यूरी है वो दिखा देगा। जी जी सबर करें, मैं बस थोड़ा सा कर लेता हूँ, फिर आप लोगों के साथ आज मैंने इसके बाद 1-2 घंटे रहते सबके साथ गप लगाना है। ठीक है, बस 1-2 क्यूरी मैंने और चलानी है, आगे फिर कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक ये हो गया कि आपने अगर प्रीवियस क्यूरी देखनी है तो ये करेंगे तो आपको आ जाएगा। अगर आप स्लैश दबाएंगे जो लास्ट क्यूरी आपने चलाई है वो दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश ईडी करोगे तो आपको जो लास्ट क्यूरी चली है उसके वो टेक्स्ट फाइल दिखाना है। अगर उसमें आपने कोई चेंजेस वगैरह करने यहाँ से करके आप सेव करेंगे और दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लाइक मैं इसको कहता हूँ डिपार्टमेंट है कि क्या है। और स्लैश करेंगे तो ठीक है, आपने कोई क्यूरी में चेंज करनी है तो ईडी करेंगे, ईडी से आपके पास टेक्स्ट फाइल ओपन हो जाएगा, इसमें लास्ट क्यूरी पड़ी होगी, उसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप इसमें स्पेसिफिक कॉलम देखना चाहते हैं। अब स्टेरिक का मतलब है ऑल, जितनी भी उस टेबल के अंदर कॉलम्स पड़े हैं, ठीक है, वो सारे उठा लेते हैं स्टेरिक से। उसमें आपने स्पेसिफिक कॉलम उठाने हैं। जब आपने कोई रिपोर्ट बनानी है तो उसमें आपने सारे या ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, तो उसके लिए फिर आप स्पेसिफिक कॉलम मेंशन करोगे, जैसे कि सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, जॉब, सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एएमपी। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर कॉलम्स नज़र आ जाएंगे। क्लियर है? अगर आप इसका रिपोर्ट बनाना चाहते हैं जी, एम्प्लॉय ये वाला जो लास्ट चली है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, जॉब, सैलरी, तो वो सिर्फ वो 3 कॉलम उठा के आपको उस एम्प्लॉय के टेबल से शो कर देगा। जब काम मतलब आप ज़्यादा हो रहा है तो बताया करें, ठीक है, क्योंकि आगे दौड़ पिछौड़ वाला काम नहीं होगा। कम सीखो लेकिन सही सीखो, ठीक है। अच्छा, अगर इसका हम रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, लाइक एक आपने अपने हायर मैनेजर को कोई रिपोर्ट देनी है तो आप इस शेप में नहीं देंगे, ठीक है। जिस तरह आपको शो रहा है तो आप इसको प्रिंट करके कोई मैनेजमेंट के पास जाओगे तो ओके ये है क्या, ठीक है। तो आपने फिर इस तरह करना है कि मतलब मैंने करना है कि एम्प्लॉइज ई नेम, ठीक है, कंकैटिनेशन ऑपरेटर, और आप, ठीक है। अब देखिए इसकी रिपोर्ट कैसी बनती है। स्मिथ हैज सैलरी 8000। देखिए इसको मैंने क्या किया, कंकैटिनेशन ऑपरेटर आपके 2 कॉलम को कंबाइन करता है। ये जो 2 वर्टिकल साइन है ये आपके जो 2 कॉलम है उसको मर्ज कर देता है, ठीक है।
तो आप जब मैनेजमेंट को कोई रिपोर्ट देंगे तो आप इस शेप में बना के देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंकेटिनेशन और ये जो सिंगल कोट्स लगा दी, एक ये स्टार्ट सिंगल कोट्स है, एक एंड होता है, ठीक है, स्टार्ट और एंड, ये कंकेटिनेशन होता है। ये मैंने इस वो देखो वही जो मैंने स्टार एस लगाया तो वो इस तरह शो हो गया, ठीक है। सैलरी एट और सैलरी का कॉलम जो वहाँ पे आपके टेबल में एग्जैक्ट सैलरी है उसने वो हटा लिया। तो देखो ये यहाँ तक जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका एक स्ट्रिंग बन गया यहाँ तक, ये एज इट इज आ रहा होगा। ये आपका कॉलम है और ये कॉलम है, ठीक है। इससे एक आसान तरीका और भी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये इसके टिंजी से अनवर्ड इसने ये चेंज करके इस तरह कर दिया है, सेलेक्ट ई नेम, ठीक है। क्यों लिखते हैं इसको, एक नाम देते हैं, अभी मैं मुझे याद नहीं क्यों लिखते हैं, ठीक है। ये साइन स्टार्ट करते हैं, ये लिखते हैं और इसके दरमियान आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज शो हो जाएगा, यानी एस और सैलरी, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, और ये बंद कर दिया। ये लिखना दोनों के रिजल्ट सेम है, सिर्फ क्यूरी और उसकी जो स्ट्रिंग फॉर्म है वो चेंज है, ठीक है। ये इसलिए कि उसमें आपको गलती पड़ जाती है वो सिंगल कोट्स लगाने में, इसमें नहीं पड़ती। इसने सिंपल आपने क्यों लगाना है और क्यों के बाद आपने सिंगल कोट स्टार्ट करना है और ये ब्रैकेट के दरमियान आप जो भी स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है, वो ऐसे ही शो होगा। लाइक मैं इसके साथ कुछ और भी ऐड करता हूँ, ई नेम हैज़ सैलरी इतना, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो क्या जेम्स हैज सैलरी इतना और प्रॉड हैज सैलरी इस तरह, तो एक पूरा कंसाइज रिपोर्ट बन जाता है। क्लियर, यहाँ तक काफी है। अब आप लोग प्रैक्टिस करें, जो आपको मसला आता है वो मुझे बताया कर। चार कॉमास की दे रहे हैं ऊपर, ये वाले से देखो यहाँ से लेके ये आपका स्ट्रिंग है, ये तो इसको मैंने एज कोड में बंद कर दिया, ये सर, ये स्ट्रिंग है। ठीक है। ये आपका स्टार्ट साइन है और ये आपका टर्मिनेटर है, ठीक है। ये स्टार्ट है, ये टर्मिनेटर है। इसको आप हटाएंगे ना तो अब देखो ये एरर देगा, पूरा नहीं है। किस चीज का स्टार्ट और एंड बता रहा सर? ये आप जो कंकेट कर रहे हैं ना, जी सर। उनका स्टार्ट और एंड है। देखो ये कॉलम आपने मेंशन की है, ठीक है, और ये सैलरी आपने मेंशन की है, तो इस दोनों के लिए स्टार्ट और एंड आपने बताना है। बाकी इसके दरमियान ये स्ट्रिंग आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है सर। फिर हमने कॉन्केटिनेट दोबारा क्यों किए? स्टार्ट और एंड तो हम बता चुके। ठीक है। आपने तीन चीज़ दी है, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और दो कॉलम दिए हैं, तीन चीज़ों को आपने कंकेट कर दिया है, ठीक है। आप पहले एक को करें, फिर उसके साथ स्ट्रिंग कंकेट करें, फिर उसके साथ तीसरा कॉलम, फिर चौथा कॉलम, आपको खुद ही समझ आएगी कौन सा स्ट्रिंग किस तरह वो कंकेट करें। इसी वजह से इसकी कंफ्यूजन थी, तो ये टिंजी अनवर्ड था, ये चीज़ आ गई। तो इसमें आप कहीं भी सिंपल वो आपने क्यों लिखना है और ये क्यों क्या डिनोट कर रहा है? इसको क्या कहते हैं यार, इसका एक नाम है, अभी वो एसक्यूएल के बुक में है। हाँ नहीं, इसका कुछ एक नाम दिया हुआ है, ये एक उसने सिंटेक्स बनाई है, ठीक है। तो क्यों स्टार्ट करोगे तो ओरेकल को पता चलता है कि क्या चीज़ है, और इसके अंदर आपने स्टार्ट और इन का टर्मिनेशन साइन लगाना, ये सिंगल कोट्स लगाने हैं, और जो ब्रैकेट आप बना रहे हो ब्रैकेट के अंदर आप जो भी दोगे वो एज इट इज उठाएगा, ठीक है। तो सिंगल कोट्स है वो ये बहुत बेटर है, इजी है, ठीक है। आप जहाँ भी हो तो बस वो सिंपल स्टार्ट करोगे और ये चीज़ करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली स्टेटमेंट पे जी जी रिमूव कर दे, जो दूसरी जो फाइल आपने डाली ना कंकेटिनेशन के, हाँ वो बिल्कुल रिमूव ही कर दें। इसको सर ये जो कॉमा आपने लगाई ना, ये वाले सर, हाँ अभी सर आपने दो फाइल डाले कंकेटिनेशन की, फिर दो कॉमा फिर कंकेटिनेट करा सर। अगर इनको ये बिल्कुल रिमूव कर दें सेकंड वाले को, कंकेटिनेट नहीं कर पाएंगे सर? ये वाले जी सर। आप कहेंगे कर देंगे। इस कॉमे को भी रिमूव कर दें। अच्छा आप कहते हैं इसको रिमूव कर दें, एक मिनट जी सर। अभी जी सर।
कर दिया, लेकिन वो है कि उसने स्टार्ट और वो तो कर दिया, लेकिन वो स्टार्ट जो कॉमा इस था वो हटा ख़त्म हो गया। कॉमा इसको कंकेटिनेट नहीं, जो कि हम देखते हैं शाकिर ज़ियाद जिस तरह कोई वो ऊपर इस आ रहा था ना, और उसने हटम दिया, उसने क्या स्ट्रिंग तो लिया, लेकिन वो अंदर कोट्स में उसने स्ट्रिंग उठा लिया और बाकी जो इसके साथ मैंने वो लिखा था तो वो ख़त्म कर दिया। मैं चेक करता हूँ, इस तरह कर देता हूँ, मैं भी अभी ठीक हो जाए, नहीं कर रहा। मैं 2 देता हूँ, फिर देखो, नहीं कर रहा। सर वो आखिर में ईडी है। अच्छा हाँ, चलिए अभी ठीक है, लग चुका है। अभी देखते हैं, अभी नहीं आ रहा, कॉमा नहीं आ रहा। कॉमा नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये 2 और ये 2, ठीक है। ये सिर्फ 4 कॉमा सिर्फ एस के लिए लगाए थे। हाँ, तो ये आ जाता है। इसी वजह से हम ज़्यादा काम इस पे करते हैं, क्योंकि जब आप लंबी क्यूरी चूड़ी बना रहे हो ना, बहुत लंबा सा रिपोर्ट हो, उसके साथ 4-5 कॉलम आपने पूरा स्ट्रिंग में लिखना है, तो उसके लिए फिर वो हमें इजी पड़ता है उसकी क्यों से। सर रिपोर्ट की क्या क्वेरी थी? ये रिपोर्ट्स की क्वेरी है। हाँ, ये आपको अक्सर जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपसे मैनेजमेंट अक्सर रिपोर्ट्स मांगते रहते हैं, फलां चीज़ की रिपोर्ट चाहिए, फलां चीज़ की रिपोर्ट चाहिए, तो आप इस तरह की रिपोर्ट बनाएंगे इसके लिए। चार जो आपने सिंगल कोट्स लगाए, डबल को सिंगल कोट्स के 2 क्लियर लगाए थे, वो किस लिए? ये स्टार्ट और टर्मिनेशन ये एज एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो वो जब हम कंकेट करते हैं ना कॉलम्स को, तो उसके लिए ये स्टार्ट और एंड लेता है, ठीक है। मैं वो 5 साइन की जगह सब्र करें, 4 आपने बोला। देखें, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए सिंपल आ गया, ये सिर्फ मैंने सिंगल कोड एस के लिए मैंने इतनी 4 टर्मिनेशन कोड लगाए। अब वो इस आप नहीं लगाना चाहते तो आपने सिंपल क्या करना है, ये नेम लिखना है, कंकेट का सिंबल, स्ट्रिंग लिखना है और सैलरी लिखनी है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। वो सिर्फ एक एस को लगाने के लिए मैंने 4 सिंगल कोड लगाए। सर इसका सिंटैक्स स्टार्ट करते हुए डिफरेंट है, एंड करते हुए डिफरेंट है। पहले हम टेबल का नाम देंगे, फिर कॉन्केटिनेट करेंगे, दूसरी साइड पे पहले कॉन्केटिनेट करेंगे, बाद में टेबल का नाम देंगे। देखो कॉलम, उसके बाद स्ट्रिंग आना था, स्ट्रिंग को मैंने कॉलम के साथ मैच किया, कंकेट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने किसे दूसरी कॉलम से इसको कंकेट कर दिया। जितनी भी आप कॉलम मिलाएंगे, जितनी आप स्ट्रिंग अंदर डालेंगे, उसमें आपने कंकेट के ऑपरेटर डालने हैं। सर वो आपने तो सर अगर ये टेक्स्ट भी हटाना चाहें तो, हाँ, अगर स्ट्रिंग भी हटाना चाहें, हटा दो, फिर आपने ऐसे करना है। आपने स्पेस डालनी है तो फिर क्या करोगे? फिर तो स्ट्रिंग हो गया ना उस पे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ये है ए स्टार्ट हो गया, स्पेस एंड हो गया और कंकेट, इसके अंदर स्पेस आ गया, हो गया। वो बात समझ नहीं आई। अगर सपोज हम जिस तरह C++ में या उसमें हम देखते हैं कि हमने अगर स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट लगाना होता है तो हम फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं उसके साथ, तो यहाँ पर आपने किस तरीके सर मुझे अब समझ आ गई चीज़। ये हम असल में पहले उसको बता रहे हैं कि हमने स्ट्रिंग लगाना है, और स्ट्रिंग के अंदर जब हम जो है जैसे सी प्रोग्रामिंग में, दूसरी प्रोग्रामिंग में अगर आपने कोई कैरेक्टर यूज़ करना है जो कि ऑलरेडी कोई सिंबल है, तो आपको 2 दफ़ा यूज़ करना पड़ेगा। एंड दिखाना है अगर आप उसमें आप डबल कोट लगाते हैं, इसमें हम सिंगल लगाते हैं, इसी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अभी हमने सिंगल कोट यूज़ करना है तो उसको 2 दफ़ा शो करना 2 दफ़ा शो कर रहे हैं, है। ठीक है। अगर इस तरह की कंसेप्ट आपने यूज़ करनी है और इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बस यही चीज़ यूज़ करें। क्या है, किधर है? किधर गई ये वाली? तो इससे आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है आपको। सर ये क्यों साथ लगाने में इसका क्या? ये एक मैं बताता हूँ, ये बुक में है, इसको कहते हैं, मुझे यहाँ पे इसकी और ज़रा ओपन करने दो। ठीक है, वो करो।
इसको कहते हैं अल्टरनेटिव कोड ऑपरेटर। कोड ऑपरेटर, कोड ऑपरेटर, ठीक है। स्टार्ट तो नहीं है। नहीं लॉगिन करना ही है। आपने काम मतलब सेव करना है ना, तो इससे अच्छा है आप एक काम करें, जब एग्जीक्यूट कर रहे हो ना। अभी देखिए मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, स्कूल सी पे एक करता हूँ फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, .txt, ठीक है। ये भी आपके पीछे एक रिकॉर्डिंग शुरू हो गई आपकी क्यूरीज का। अब मैं जितनी भी क्यूरी चलाऊंगा ना, वो सारे आपके रिकॉर्ड होते जाएंगे एज ए टेक्स्ट। हाँ, अभी तो लिख चुके हैं। अभी तो रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई। ठीक है, खैर अगली दफ़ा मैं ये करूँगा, डिस्क्राइब या इम्प्लाई, ठीक है। इसको या अभी देखिए इधर, इसको आपने सिंपल स्पूल फिर आप करना है, आप करोगे, हो गया। अब या इसी में आपका फाइल बना होगा। एक मिनट, ये वाला सी ड्राइव दिया और उसको नाम दिया कि इस नाम से एक स्पूल फाइल बना दो, तो वो आपका इधर आया होगा सी में। ये लेक्चर देखो सारा आपके टेक्स्ट फाइल में सेव हो रहा है, कमांड दोबारा देखें। ठीक है। आप जितना काम करोगे वो आपके टेक्स्ट फाइल में सेव होता जा रहा है। ईडी का कमांड इसलिए होता है कि आपका मतलब जो लास्ट क्यूरी चले उसमें एडिशन करने होते हैं ना, वही मैं चेक कर रहा हूँ। बस के एरर दे रहा है ना ये वाली, तो इसको देख रहा हूँ मैं क्यों एरर दे रहा है। एरर कौन सा है? SP2-0011110 मैं चेक कर, हाँ ठीक है, मैं इसको ज़रा चेक कर दूँ। हाँ, जैसे आप सारा काम खत्म इसको स्पूल ऑफ कर दे। सेव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं, आप फाइल ओपन करें उसमें कुछ नहीं होगा, जैसे ही आप करेंगे तो आ जाता है। ईडी तो चल रहा है, बस के नहीं चल रहे, मैं चेक करता हूँ क्यों।